प्रिय साथियों नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम इन दिनों शीर्षक भारत में EVM को खत्म करने के सरलतम, सस्ते, अचूक एवं गारंटेड उपाय शीर्षक से एक वीडियो सीरीज पेश कर रहे हैं। यह वीडियो इस सीरीज का अंतिम एवं तीसरा एपिसोड है। हम हमारे विद्वान दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पिछले 2 एपिसोड्स में EVM की समस्या को लेकर हो रहे आंदोलनों तथा दीगर आंदोलनों का जो दुखद हर्ष होता है या होता आया है, इसके विषय में गूढ़ रहस्यों का खुलासा किया गया है। अब हम वे तौर तरीके बताएंगे जिनको अपनाकर मात्र EVM मशीन पर प्रतिबंध ही नहीं, भारत के शासक वर्ग की अनेक गैर संवैधानिक गतिविधियों पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। हमें यह बात अच्छी तरह से जान समझ लेना चाहिए कि जैसा कि हमने इस वीडियो सीरीज के एक एपिसोड में कहा है, भारतीय शासक वर्ग भारत की आम जनता को, जिसे अंग्रेजी में पीपल कहते हैं, नहीं मानता। वो उसे मानसिक गुलाम, जिसे अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं, मानता है, समझता है। हमने ये बात भी बताई है कि शासक वर्ग के पास ढेर सारे गुण, विशेषताएं, एडवांटेजेस हैं, जिसके माध्यम से वो आम जनता को मानसिक गुलाम बनाने में सफल है और मानसिक गुलाम बनाए रखता है। अतः उससे आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, रैली, हड़ताल, भूख हड़ताल, चक्का जाम, रेल रोको, सड़क रोको आदि आंदोलनों, विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से सीधी टक्कर, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन देने से बचना है। जैसे कि हमें किसान आंदोलन, शाहीन बाग आंदोलन में देखने को मिला है। अतः हम निम्न अनुसार तौर तरीकों को सुझाते हैं। पहला, विधिक तरीका, लीगल अप्रोचेस। EVM के विरुद्ध आंदोलनकारी नेतृत्व को यह बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि भारतीय शासक वर्ग ने EVM से चुनाव कराने की प्रक्रिया को संवैधानिक विधिक स्वीकृति प्राप्त कर रखी है। अतः जब इसके विरुद्ध आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, रैलियां होती हैं तो उन्हें दबाने, कुचलने और गोली चलाने तक का अधिकार होता है। अब चूंकि इस शासक वर्ग की मानसिकता तानाशाही होती है, तो वह आंदोलनकारियों पर जमकर गैर अनुपातिक तौर पर बल प्रयोग करता है। औजारों, हथियारों, गोला बारूद का बड़ी मात्रा में प्रयोग कर बहुत बड़ी मात्रा में जनधन की हानि करता है। अतः इसकी तोड़ ये हो सकती है कि आंदोलनकारी भी विधिक संवैधानिक तरीका अपनाएं, जो इस प्रकार से हो सकता है। आंदोलनकारियों को, खासकर वामसेप के कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे आगामी लोकसभा चुनाव में, जो अप्रैल 2024 से शुरू होगा, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के कम से कम 2 मतदान केंद्रों को गोपनीय तरीके से चयन कर लें। इन मतदान केंद्रों के चयन में निम्न बातों का ध्यान रखना है। पहला, इन केंद्रों के अधिकतर मतदाता सुशिक्षित, जागरूक एवं EVM से चुनाव कराने के कट्टर विरोधी हों। दूसरा, इन केंद्रों के इस प्रकार के जागरूक मतदाताओं को निर्वाचन दिनांक से बहुत पहले गोपनीय रूप से 2-3 बैठकें ले लेकर एवं इस योजना की सारी बातों को अच्छी तरह से समझा दें, जिसका कि हम आगे वर्णन करेंगे। हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है, यह भी बता दें। तीसरा, यहाँ हम इस प्रकार की कूटनीति को अपनाने की सलाह देते हैं। माना कि एक अमुक मतदान केंद्र में 1000 मतदाता हैं। इनमें से 700 मतदाताओं का इस प्रकार से
चयन कर लें कि वे सुशिक्षित हों, जागरूक हों एवं ईवीएम मशीन से चुनाव करवाने के कट्टर विरोधी हों। इन 700 मतदाताओं को इस बात को अच्छी तरह से समझा दें कि ईवीएम से चुनाव को नहीं करवाने के लिए यह एक प्रयोग एक्सपेरिमेंट है। उन्हें वे सब बातें भी बता दें कि आगे उन्हें क्या क्या करना है और वे आगे की कार्रवाइयों जैसे कि शपथ पत्र को देने के लिए तत्पर रहें। इन समस्त चयनित 700 मतदाताओं को इस बात के लिए सुनिश्चित कर देना है कि वे हर हालत में सभी के सभी एक तयशुदा निर्दलीय उम्मीदवार को ही अपना मत या वोट दें। दूसरे चरण में जब इन अमुक खास मतदान केंद्र में चुनाव हो रहे हों तो अमुक खास निर्दलीय उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट्स शुरू से ही मतदान केंद्र पर समय से पहले पहुंच जाएं एवं आखिरी तक बड़ी ही तत्परता से सावधानीपूर्वक मतदान केंद्र पर अपने कार्यों का संपादन करें एवं अंत में मतपत्र लेखा एवं पीठासीन अधिकारी की डायरी की एक प्रति प्राप्त कर लें। नहीं देने पर सावधानी से गोपनीय तरीके से मोबाइल से फ़ोटो ले लें। ईवीएम मशीन की तकनीकी जानकारी जैसे कि मशीन का सीरियल नंबर इत्यादि की जानकारी नोट कर लें। मशीन की सील बंदी, सील पर पोलिंग पार्टी के पदाधिकारियों के हस्ताक्षर इत्यादि की जानकारी भी नोट कर लें। फ़ोटो ले लें ताकि मतों की गिनती के समय यह सुनिश्चित किया जा सके कि अमुक मतदान केंद्र के लिए प्रयोग की गई मशीन इसी मतदान केंद्र के निमित्त मतगणना के लिए मतदान टेबल पर आई है, अर्थात मशीन में कोई अदला बदली तो नहीं हुई है, इसकी पुष्टि की जा सके। तीसरे चरण में जब मतगणना हो रही हो तो वहाँ भी इस अमुक खास मतदान केंद्र के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के लिए सजग चतुर मतगणना एजेंटों की नियुक्ति सुनिश्चित कर ली जाए। ये सभी मतगणना एजेंट शुरू से ही मतगणना केंद्र पर डटे रहें और आखिर तक वहां रहकर मतगणना के आंकड़ों को नोट करते रहें। एक क्षण के लिए भी मतगणना टेबल को ना छोड़ें। विभिन्न मतगणना पत्रों को एवं तालिकाओं को भी प्राप्त कर लें। मतदान केंद्र से प्राप्त मतपत्र लेखा से मिलान कर लें। कोई विसंगति हो तो तत्काल मतदान अधिकारी के समक्ष लिखित में आपत्ति दर्ज करा दें। उनकी पावती भी प्राप्त कर लें। दिनांक एवं समय सहित प्राप्त कर लें। चौथे चरण में इस बात की पुष्टि कर लें कि कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व में चयनित 700 मतदाताओं द्वारा जो खास निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में 700 मत डाले हैं उनकी संख्या की पुष्टि कर लें। अब हमें यहाँ दो परिस्थितियाँ प्राप्त होंगी। पहली यह कि हमारे हिसाब से अगर मतगणना में अमुक निर्दलीय उम्मीदवार को 700 एवं उससे अधिक मत प्राप्त हुए हैं तो यह माना जाएगा कि ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी हेरा फेरी नहीं हुई है। दूसरी परिस्थिति में यह हो सकता है कि खास उम्मीदवार जो कि निर्दलीय है के पक्ष में डाले गए 700 मतों में से कम मत पाए जाते हैं। अगर एक मत भी कम पाया जाता है तो यह माना जाएगा कि मतों में हेरा फेरी हुई है, मशीनों में गड़बड़ की गई है। ऐसी अवस्था में ईवीएम विरोधी आंदोलनकारियों की भूमिका एवं सक्रियता बढ़ जाती है। कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे इन सभी 700 मतदाताओं के संयुक्त रूप से एक शपथ पत्र एफिडेविट बना कर उसे नोटराइज करके रख लें। इस शपथ पत्र की विषय वस्तु भाषा कुछ इस प्रकार से हो सकती है। पहली यह कि हम सब नीचे हस्ताक्षरित
मतदाता गण, जिनकी संख्या 700 है, शपथ पूर्वक कथन करते हैं कि हम समस्त मतदाताओं ने अमुक मतदाता केंद्र पर दिनांक फलाफला को हुए मतदान में केवल एवं केवल निर्दलीय उम्मीदवार श्री फलाफला, पिता श्री फलाफला, चुनाव चिन्ह फलाफला के नाम के समक्ष ही बटन दबाकर उन्हें ही मतदान किया था। अगला यह कि इस मतदान केंद्र की मतगणना के पश्चात अभिलेखों में मात्र इतनी संख्या में ही इस निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में मत पाए गए हैं, जो कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन में गड़बड़ी एवं मतदान में हेराफेरी को इंगित करता है। अतः निवेदन है कि इस मतदान केंद्र पर प्रयोग की गई ईवीएम मशीनों की फोरेंसिक जांच कराई जाए तथा वीवीपैट में संकलित समस्त मत पर्चियों की तथा ईवीएम मशीन के आंकड़ों की सबके सामने पुनः संपूर्ण मतगणना कराई जाए। अगला, इस शपथ पत्र में अन्य उन सभी बातों का समावेश किया जाए जो एक आदर्श शपथ पत्र में उल्लेखित की जाती हैं। अगला बिंदु, इस शपथ पत्र को हर मामले में पूर्ण कराकर शीघ्र अतिशीघ्र निर्वाचन अधिकारी, रिटायरिंग अधिकारी के पास जमा कराकर उसकी लिखित में पावती दिनांक एवं समय के साथ प्राप्त कर ली जाए। इस अवस्था में हमें दो परिस्थितियों का सामना करना होगा। पहली ये कि मतगणना अधिकारी जब मत पुनः गणना कराएगा तो निश्चय ही वीवीपैट की पर्चियों के अनुसार हमारे निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए मतों की संख्या 700 में से कम पाई जाएगी, उस दशा में जबकि हमारे पूर्व निर्धारित 700 मतदाताओं ने सही शपथ पत्र दिया हो। यही वो महत्वपूर्ण अवस्था है जो दस्तावेजी प्रमाणों के साथ साबित करती है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी, हेराफेरी की जाती है या की गई है। दूसरी अवस्था में सक्षम मतगणना अधिकारी पुनः मतगणना करवाने के लिए मना कर दे। ये दोनों अवस्थाएं ही हमें न्यायालय में इस बाबत वाद पत्र प्रस्तुत करने का आधार बनती हैं कि ईवीएम मशीन से मतदान कराने में गड़बड़ी, हेराफेरी होती है तथा सक्षम मतगणना अधिकारी ने मतदाताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है, क्योंकि इस बाबत जो आवेदन किया गया था वो शपथ पत्र के साथ किया गया था। अगले चरण में, जैसा कि हमने पूर्व में कहा है, हमने पूरे भारत की समस्त विधानसभाओं से दो मतदान केंद्र चयन किए हैं। उनमें से जिन जिन केंद्रों में पूर्व में वर्णित विसंगतियां पाई जाती हैं, तो उन समस्त केंद्रों की विसंगतियों के आंकड़ों को पीठासीन अधिकारी, मतगणना अधिकारी से नियमानुसार प्राप्त कर लें। जिन निर्वाचन अधिकारियों ने शपथ पत्र के साथ पुनः मतगणना करवाने का आवेदन ठुकरा दिया है, उन अधिकारियों की भी जानकारी प्राप्त कर लें। पेश किए गए शपथ पत्रों की सत्यापित प्रतियां सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त कर लें। इन दोनों प्रकार की जानकारियों, दस्तावेजों को सारे भारत से एकत्र कर ली जाएं। इसके पश्चात PIL दर्ज करने वाले अनुभवी अधिवक्ताओं के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में PIL दर्ज करा दी जाए। इस वीडियो के रिकॉर्डिंग के समय तक हमें जो जानकारियां मिल रही हैं, जिनकी हम पुष्टि नहीं करते, उनके अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लंबे समय से EVM के विरुद्ध दर्ज PIL को यह कहकर अस्वीकार कर दी है कि दर्ज PIL में ऐसा कोई ठोस आधार या सबूत नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि EVM मशीन में कोई गड़बड़ी, हेराफेरी नहीं होती है।
किंतु हमारा दावा है कि अगर जिस मेथडोलॉजी का हमने वर्णन किया है उसके अनुसार कुछ निर्वाचन केंद्रों में विसंगतियां पाई जाती हैं तो निश्चय ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ईवीएम से चुनाव कराने की प्रक्रिया को बंद करने का आदेश पारित कर देगा। प्रिय विद्वान दर्शकों, अभी तक का हमारा यह जो वर्णन है उसका दायरा भारतीय कानून एवं न्याय व्यवस्था तक ही सीमित है, लेकिन इस ग्लोबल विलेज की अवधारणा के तहत भारत का बुद्धिजीवी वर्ग एवं सिविल सोसाइटी इस ईवीएम से चुनाव की गंभीर समस्या का विश्वव्यापीकरण करके भारतीय शासक वर्ग पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव डलवाकर इस समस्या से निजात पाने की अवस्थाएं निर्मित कर सकता है। अतः हम इन सब बातों पर इन निम्न उप शीर्षकों से चर्चा करते हैं। पहला, ईवीएम एवं विश्व जनमत। जैसा कि हम अक्सर कहा करते हैं कि भारतीय शासक वर्ग सदा से ही विश्व का सबसे चतुर, चालाक, जिद्दी एवं अड़ियल रहा है। वह ईवीएम के विरुद्ध दायर पीआईएल को वर्षों तक विलंबित रखने के लिए एक तरफ नाना प्रकार की जुगाड़ भिड़ाता रहेगा, दूसरी तरफ इस विलंबन का अनुचित लाभ लेते हुए जैसा कि शंका व्यक्त की जा रही है वो ईवीएम से चुनाव भी करवाकर इतनी अधिक सीटें प्राप्त कर लेगा कि वो आसानी से भारतीय संविधान में मौलिक एवं बड़े संशोधन करके वर्तमान निर्वाचन प्रणाली को ही समाप्त कर देगा एवं हिंदू राष्ट्र एवं राम राज्य के नारों के तले भारत में पुरोहितवादी अधिनायकवादी राज्य व्यवस्था, जिसे अंग्रेजी में थियोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, लागू कर देगा। हमें यहाँ ये नोट करना होगा कि भारतीय शासक वर्ग का वह घटक जो इन दिनों केंद्रीय सत्ता पर काबिज है उसने जीवन के हर मामले में अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर ली है। अतः आंदोलनकारियों को इस ईवीएम के मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ले जाना चाहिए। बाकायदा अभी तक की जो विभिन्न गड़बड़ियां सामने आई हैं, चुनाव के परिणामों के आंकड़ों में जो भी विसंगतियां पाई गई हैं, उनका विस्तृत डॉक्यूमेंटेशन करके, विश्लेषण एनालिसिस करके, निष्कर्षों के साथ विभिन्न विश्व मंचों, फोरमों, विश्वविद्यालयों के सेमिनारों में मानवाधिकार की रक्षा करने वाले संगठनों, एनजीओस इत्यादि के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए ताकि भारतीय शासक वर्ग पर परोक्ष अपरोक्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव पड़ सके। अगला बिंदु, ईवीएम बनाम संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर्ड है, विभिन्न प्रेस संविदाएँ जिन्हें अंग्रेजी में कोवेनेंट्स कहते हैं, जिनके पालन के लिए भारत वचनबद्ध है, सिग्नेटरी है, में ऐसे अनेक प्रावधान हैं जिनमें इस बात का जिक्र है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो भी सरकार बने वह निष्पक्ष, स्वतंत्र, निर्भीक एवं पारदर्शिता के साथ हुए चुनाव के आधार पर बने। साथ ही इस बात के भी प्रावधान हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो भी सरकार बने वो समावेशी, जिसे अंग्रेजी में इंक्लूसिव गवर्नमेंट कहते हैं, बने। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार समावेशी सरकार यानी इंक्लूसिव गवर्नमेंट का अर्थ होता है जो भी संसद पार्लियामेंट बने उसमें सभी वर्गों, जन समूहों, इथनिक ग्रुप्स, धार्मिक सांस्कृतिक आस्था वालों, भौगोलिक क्षेत्र में रहने वालों लोगों का समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो। कृपया ध्यान दें, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं सुरक्षा परिषद उन्हीं देशों को मान्यता देती है जिन्हें वे ये मानते हैं कि वहाँ की सरकार समावेशी सरकार अर्थात इंक्लूसिव गवर्नमेंट है। इन मापदंडों के आधार पर देखा जाए तो इस मामले में
हमारा विचार है कि अगर ADR एवं मनी कंट्रोल न्यूज़ जो कि NGOs हैं द्वारा प्रकाशित आंकड़ों का अध्ययन किया जाए तो आप पाएंगे कि लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में एक तरफ अरबपतियों एवं करोड़पतियों की भरमार है, साथ ही साथ दूसरी तरफ गंभीर अपराधों एवं अपराधों के आरोपियों की भी भरमार है। तीसरी तरफ अगर हंगर इंडेक्स एवं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का अध्ययन किया जाए तो हम पाते हैं कि भारत की अधिकांश जनता पोषक आहार से वंचित है। अधिकतर लोग गरीबी रेखा एवं निम्न वर्ग समूह में आते हैं। लगभग 30% लोग झुग्गी झोंपड़ी में रहने को मजबूर हैं। हमने इन विषयों को लेकर एक वीडियो प्रसारित किया है जिसका शीर्षक है एन एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल स्टोरी बाई पाराद। पर्दे पर उभरी आई बटन को दबाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत की जो विश्व से भिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण जो भी भारतीय समाज निर्मित हुई है उसके मान से भारत में बनने वाली केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें समावेशी सरकार, इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं कही जा सकती। इन सब तथ्यों को भी भारत के बुद्धिजीवियों एवं सिविल सोसाइटी को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाना चाहिए ताकि भारतीय शासक वर्ग पर वांछित सुधारों के लिए दबाव बन सके। इसी क्रम में एक और तरीका ये भी हो सकता है कि भारत की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टियां एक तरफ चुनाव में भाग लेने के लिए पूरी तरह से बहिष्कार करें, दूसरी तरफ उनके कार्यकर्ता एवं आंदोलनकारी मोहल्ले मोहल्ले, गांव-गांव, कस्बे-कस्बे जा जाकर मतदाताओं को EVM से होने वाले चुनाव के दोषों को समझाएं एवं उन्हें आश्वस्त करें कि आगामी चुनाव में वोट डालने नहीं जाएं। हमारा मानना है कि ऐसी दशा में अगर 15-20% वोट पाकर सत्तासीन शासक वर्ग लोकसभा की 100% सीटें जीत भी लेता है तो बनने वाली सरकार प्रथमतः बहुमत की सरकार, मेजॉरिटी गवर्नमेंट्स नहीं कहलाएगी। दूसरे यह कि वह अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार, जैसा कि हमने पूर्व में कहा है, समावेशी सरकार, इंक्लूसिव गवर्नमेंट भी नहीं कहलाएगी। तीसरे यह कि यह बहिष्कार परोक्ष रूप से EVM मशीन के विरुद्ध जनमत संग्रह, ओपिनियन पोल की तरह से हो सकता है जो EVM के विरुद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है। लेकिन वर्तमान में जो भारत की राजनीतिक परिस्थितियां हैं वे इस प्रकार के बहिष्कार को संभव नहीं होने देती, क्योंकि हर पार्टी में वे लोग जो सरपंच, विधायक, सांसद, मंत्री इत्यादि बन जाते हैं वे अपने आप को जमींदार, जागीरदार, नवाब, राजा, महाराजा समझने लगे हैं। भारत की कथित राजनीति में अपार धन, सुख सुविधा, विलासिता, ग्लैमर, पूछ परख एवं रसूखदारी है, अतः इन्हें कोई भी छोड़ना, त्यागना नहीं चाहता। इन विषयों को लेकर हमने एक वीडियो सीरीज प्रसारित की है जिसका शीर्षक है वे कारण कारक जो राजनीतिक दलों व उनके सुप्रीमो को एकत्र नहीं होने देते। पर्दे पर उभरी आई बटन को दबाकर इस वीडियो सीरीज को आप देख सकते हैं। प्रिय साथियों, इस प्रकार से हम इस वीडियो सीरीज़ को यहाँ समाप्त करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई है तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो लाइक करने एवं अधिक से अधिक शेयर करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने एवं पूरा वीडियो देखने के लिए पुनः धन्यवाद। नमस्कार।